स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब के इस चैनल में। हम हिंदी विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे। आज हमारी हिंदी विषय को लेकर कक्षा ये 5 है और प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की ये क्लास 3 है। और संपूर्ण हिंदी की अगर बात करें तो ये क्लास नंबर 6वीं क्लास है। पहली क्लास में हमने हिंदी का सामान्य परिचय देखा, दूसरे में हम हिंदी में स्वरों का डिवीजन देखा संपूर्ण, तीसरी क्लास में हमने व्यंजन के संपूर्ण डिवीजन को लेकर चर्चा की थी। उसके बाद प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की 2 क्लासें हो चुकी हैं। ये प्रश्नोत्तरी श्रृंखला की तीसरी क्लास है। अगर आपने वो 2 क्लासें नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लें। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न लेते हैं कि भाषा का सबसे छोटा अंग या इकाई है तो शब्द ऑप्शन है वाक्य, वर्ण और ध्वनि। तो बात करें कि भाषा के अंग की बात करें, भाषा के अंग, भाषा के अंग जो है मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो भाषा का जो सबसे छोटा अंग कौन सा होगा? ये पहला अंग है, यही सबसे छोटा अंग है। तो आंसर हमारा इस प्रश्न का आंसर जो है पहले जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा वर्ण, ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा वर्ण, हमारा इसका सही आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। देखो लिखित इकाई की बात करें तो वर्ण जो है ध्वनि का ही रूप है। ध्वनि क्या है? मौखिक रूप है। उस मौखिक ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो ये लिखित इकाई जो है, लिखित इकाई भी आपकी क्या होगी? वर्ण ही होगी। यानी दूसरा ऑप्शन जो है उसका आंसर भी सी क्या होगा? सी होगा, वर्ण होगी। क्योंकि जो वर्ण है वो मौखिक जो है वो रूप कौन सा है? ध्वनि है। उसी ध्वनि के जो है लिखित रूप, उसी मौखिक जो ध्वनि है उसी का लिखित रूप जो है वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो आंसर वर्ण हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई अभी हमने समझा, तो मौखिक इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। यानी ऑप्शन ए, तीसरे का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ध्वनि जो है ये सही जवाब हो जाएगा। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता है। अर्थ किसका होता है? अर्थ होता है शब्दों का। जैसे का है तो का वर्ण का कोई अर्थ नहीं है, माँ है माँ का भी कोई अर्थ नहीं है, ला, अगर तीनों मिल जाएंगे तो एक शब्द बन जाएगा कमल। और कमल को लेकर हमारे मन में, मस्तिष्क में एक इमेज बन जाती है। इमेज बन जाती है तो इसका मतलब इसका कोई अर्थ होता है। तो ये कहलाता है शब्द। ये क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द हो जाएगी, ऑप्शन बी। चौथे का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी जो है शब्द, ये आंसर हो जाएगा। 5वें प्रश्न की बात करें, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। अब भाव किसका निकलता है? जैसे कमल एक सुंदर पुष्प है, कमल एक सुंदर पुष्प है। अगर हम इस पे चर्चा करें कि कमल एक सुंदर पुष्प है तो ये संपूर्ण भाव निकल रहा है। और यह एक जो रचना है, यह जो संरचना है, यह वाक्य कहलाती है। यानी वाक्य से ही संपूर्ण भाव या भावार्थ का बोध होता है। इसलिए भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य हो जाएगी। यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका 5वें का जवाब क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। ये बेसिक प्रश्न थे 5 जिनको आपने समझ लिया। देखो फिर से समझ लेते हैं। भाषा का सबसे छोटा अंग वर्ण, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? अर्थ किसका निकलता? शब्द का निकलता, तो शब्द। भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो कौन होगी? ये वाक्य होगी। ये वाक्य जो है ये आपका जवाब सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6वां, निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? तालव्य वर्ण की बात करें अगर कि तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं तो तालव्य वर्ण को आप समझ सकते हैं। देखो उच्चारण स्थान, पहला कंठ, गले के अंदर से जब हम चलते हैं बाहर की तरफ, ऐसे मुख की तरफ बाहर आए तो यहाँ चलेंगे तो पहला कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत और दंत के बाद ओष्ठ।
आपको ये इसी रूप में याद रखना, कंठ तालु मूर्धा दंत। तो पहला जो कंठ है उससे निकलता है कावर्ग यानी कु, और तालु जो है चू यानी चावर्ग होगा, और मूर्धा टू, और दंत जो है तू, और ओष्ठ की बात करें तो ये कु चू टू तू पू, ये जो है। तो जी अब कह रहे हैं तालव्य वर्ण नहीं है, तो यहाँ में कौन सा आ गया, चा, छा, जा, झा, अंगा, ये आ गए। और इन्हीं में पहला वर्ण वर्ग लास्ट वर्ग छोड़ के क्या रखना है इसमें, सा, सा, सा। किसको छोड़ा, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, और फिर या, रा, ला, ये रहेंगे। तो ये तो हो गए तालव्य वर्ण, ये सारे क्या हो गए तालव्य। देखो इसमें चा आ गया, इसमें या है, इसमें घा, घा कहीं नहीं है, सा है, क्योंकि घा किस में आएगा, इसका वर्ग में आएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी छठवें का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है घा। अब ये घा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कंठ वर्ण है, ये क्या है, कंठ वर्ण है। समझ में आ गया। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आ कंठ से उच्चरित है, आ कंठ से उच्चरित है। अब इसमें देखो, इसी में उच्चारण स्थान में बात करें तो पहले में रहेंगे स्वर आ है, दूसरे में ई, फिर ओष्ठ में जाएंगे उ, बाकी जो रहेंगे रिर और लिर जो है वो यहाँ रहता, पर ये हिंदी में उपयोग नहीं होता, तो हम बेशक इनको याद रखेंगे। अब देखो, आ कंठ से उच्चरित है, बात सही हो गई। पहला ऊ जो है, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, बिल्कुल सही है। चा तालव्य वर्ण है, हाँ चा तालव्य वर्ण है। स्वर अघोष ध्वनियां होती हैं, स्वर अघोष ध्वनियां होती हैं, यही वाला ऑप्शन हमारा जो है वो 7वां नंबर का डी, यही गलत हो गया। क्योंकि स्वर क्या होती हैं, सभी स्वर कैसे हैं, घोष बा अल्प प्राण है, घोष बा अल्प प्राण है। तो घोष है और अल्प प्राण है, तो अघोष तो नहीं है ना, कैसे हैं, सघोष हैं, घोष को सघोष भी कहते हैं। तो ये ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये गलत कथन हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से पश्च स्वर नहीं है। पश्च स्वर के लिए हमने बताया था आपको कि पश्च स्वर कैसे रखेंगे, कि मध्य स्वर में, पहले तो पश्च स्वर को देख लेते हैं, आओ, उल्लू, पीछे, पीछे। अब आ, ओ, उ, इनको याद रखना, यानी बड़ा आ, ओ आओ, उ बड़ा उ, ये सब जो हैं ये सब पश्च स्वर हैं। और मध्य स्वर में सिर्फ आ को याद रखना, बाकी जो हैं वो अग्र स्वर हैं। तो इसमें देख लेंगे अब, आ, ओ, उ, आ, ओ, उ, आ, ओ, उल्लू, तो ये तो हो गए पश्च स्वर। ये जो है ये कैसा स्वर है, ये अग्र स्वर है, तो इसका जवाब क्या होगा, पश्च स्वर नहीं है। तो ऑप्शन ये वाला सही होगा, बी वाला ऑप्शन जो है 8वें का जो है बी हो, ऑप्शन सही हो जाएगा जो ए, क्योंकि ये पश्च स्वर नहीं। अगला है, निम्न में से घोष अल्प प्राण व्यंजन है, घोष भी है और अल्प प्राण है। अब आपको घोष और अल्प प्राण फिर से समझने होंगे कि घोष क्या होते हैं और अल्प प्राण क्या होते हैं। अब देखो, पहले हम समझा देते हैं इसको में, अघोष और सघोष की बात करें, और यही समझेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। ये अगर आपको समझ में आ गया डिवीजन, तो समझ लो फिर आप जग जीत गए। देखो पहला जो है आ जो है पहला वर्ण है हिंदी वर्णमाला का, तो एक लिख दिया। अल्प प्राण में पहला वर्ण क्या, एक हो गया। अब यहाँ गिनती लिखेंगे लाइन से, 1 2 3 4 5। यहाँ अल्प में कितने अक्षर हैं, 3 हैं। पूरे अल्प प्राण में कितने अक्षर हैं, 5 हैं। बाकी कौन बचे, 2 और 4। तो ये क्या याद रखना है आपको कि अघोष में वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण आते हैं, सघोष में तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आते हैं। ऐसे ही अल्प प्राण में प्रथम तृतीय पंचम वर्ण, महाप्राण में द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आए। अब यहाँ याद रखना, कैसे याद रखेंगे, जहाँ दो वहाँ क्या होगा, वहाँ शांति होगी। जहाँ 2 लोग होंगे परिवार में, वहाँ क्या होगी, शांति होगी। शांति यानी शा और सा। तो 2 नंबर देखो कहाँ कहाँ है, वहाँ हमको सा रखना है, तो 2 नंबर है यहाँ। तो ये सा। यहाँ 2 कहाँ, ये रहा सा। ठीक है, तो ये हो गए सा का नियम हो गया। अब बात कर लेते कि जहाँ 2 वहाँ शांति, और जहाँ चार, अब 4 लोग हैं तो वहाँ क्या होगा परिवार में,
हलचल होगी यानी उतल पुतल हो जाएगी। तो 4 जहाँ है वहाँ हा को रखना है, 4 जहाँ है वहाँ हा को रखना है। तो 4 यहाँ है तो यहाँ हमने हा रख दिया, 4 यहाँ है तो यहाँ हमने हा रख दिया। फिर अब कह रहे हैं जहाँ 5 है, जहाँ 5 है वहाँ क्या होगा, यलगार होगा, यलगार होगा, यलगार यानी या रा ला वा। तो 5 देखो कहाँ है, जहाँ 5 है वहाँ किसको रखेंगे हम, या को रखेंगे। तो 5 नंबर यहाँ रहा तो या रा ला वा, यहाँ 5 या रा ला वा। फिर अभी अभी जस्ट हमने देखा कि सभी स्वर कैसे होते हैं, सघोष और अल्पप्राण होते हैं, यानी इसमें सभी क्या आ गए, स्वर आ गए, सभी स्वर आ गए। और यहाँ भी क्या आ गए, सभी स्वर आ गए। कितनी सिंपल सी बात है ये, अभी स्वर। अब देखो इसी के माध्यम से ये हमारे प्रश्न बनेंगे। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से, देखो निम्न में से घोष और अल्पप्राण व्यंजन है, घोष भी है और अल्पप्राण है, घोष को सघोष भी कहते हैं। अब देखना है सघोष और अल्पप्राण, यानी इसको इसको देखना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तीसरा पांचवा वर्ण, तीसरा पांचवा वर्ण कॉमन है, या रा लावा, या रा लावा ये कॉमन है और सभी स्वर कॉमन है। अगर इनमें से कोई वर्ण है तो इसका जवाब हो जाएगा गा। गा जो है तीसरा वर्ण है, वो इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखो इसको सब पे विचार कर लेते हैं, धा पे विचार कर ले, ता था दा धा, चौथा वर्ण, चौथा ना इसमें तो है चौथा पर इसमें नहीं है। सा की बात कर लेते हैं, सा ना इसमें है ना इसमें, तो ये भी गलत हो गया। झा, चा छ ज झ यानी चौथा वर्ण, चौथा इसमें है पर इसमें नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन जो है यानी तीसरा वर्ण इसमें भी घोष भी है और अल्पप्राण भी है। तो ये जो ऑप्शन है ए, ये वाला गा जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। गा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब बात करें पार्श्विक व्यंजन का प्रयोग किस वर्ण में नहीं हुआ है। अब पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, पार्श्विक व्यंजन जो है हमारा ला है, पार्श्विक व्यंजन क्या है, ला है। तो पार्श्विक व्यंजन किस में है, दुल्हन में है, कुल्हाड़ी में है, कुल्फी में है, पर सज्जन में नहीं है। अब इस सज्जन में जो वर्ण प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा वर्ण है, जब कोई वर्ण 2 बार प्रयुक्त होता है तो वो क्या कहलाता है, वो वर्ण कहलाता है द्वितत्व, यानी द्वितत्व व्यंजन कहलाता है। द्वितत्व व्यंजन, जिस वर्ण का 2 बार प्रयोग हो गया वो द्वितत्व हो गया। तो बात कर लेते हैं ला, ला जो है वो कैसा वर्ण है, पार्श्विक वर्ण है। ला हमारा कैसा है, पार्श्विक वर्ण है। लेकिन जब 2 वर्ण, जैसे ये 2 वर्ण आ गए, सज्जन है और बात कर लें दिल्ली है, दिल्ली है, तो ये वर्ण जब दो बार कोई वर्ण आ जाता है ये तो पार्श्विक में आ जाएगा। क्या ये जो है ये 2 बार आ गया, तो 2 बार जब वर्ण आते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, द्वितत्व व्यंजन कहलाते हैं, द्वितत्व वर्ण कहलाते हैं, जब 2 बार एक साथ आ जाते हैं उनकी। तो यहाँ हमें देखना है, इस प्रश्न को देखें बेसिक, कि पार्श्विक व्यंजन का प्रयोग हुआ है, पार्श्विक व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ। तो सज्जन जो है ऐसे कैसा शब्द है जिसमें पार्श्विक व्यंजन का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि का वर्ग है, का कैसा वर्ग है, संघर्षी वर्ग, स्पर्शी, पार्श्विक या लुंठित। तो का कैसा वर्ग है, स्पर्शी वर्ग है, क्योंकि स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं का से लेकर मा तक के वर्ण, तो का स्पर्शी वर्ण। निम्नलिखित में से कंठ स्वर, कंठ स्वर की बात करें तो कंठ स्वर का डिवीजन अभी हमने देखा था। तो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, आ, कंठ से कौन निकलता, आ, तो ये कंठ स्वर हो गया, तो कंठ स्वर हो गया। निम्नलिखित में से फा व्यंजन है, फा कैसा व्यंजन। अब फा की बात करें तो पा फा यानी दूसरा नंबर है, पा फा दूसरा नंबर है। अब ये दूसरा नंबर आपको देखना है किस में आएगा। देखो इसमें फिर से इसी डिवीजन को फिर समझ लेते हैं, जो आप ये समझा। दूसरा नंबर देखो, दूसरा यहाँ है, दूसरा यहाँ है, यानी दूसरा अघोष में है, दूसरा महाप्राण में है। पा फा है तो अघोष और महाप्राण। देखें अघोष और महाप्राण ऑप्शन कौन सा है, ये रहा तीसरा ऑप्शन, अघोष महाप्राण। पा फा दूसरा वर्ण है तो दूसरा अघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, अघोष और महाप्राण। अगले की बात करें, छा वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है। अब ये छा किन वर्णों के मेल से बना है, जब हमने वहाँ डिवीजन आपको डिटेल में पढ़ाया था तो सारी चीज़ें हमने वहाँ आपको अच्छे से समझाई थी। क्या समझाया था इसमें, कि जो वर्ण हैं, छा वगैरह जो वर्ण हैं, ये बनते हैं 2 व्यंजन और एक स्वर की सहायता से। 2 व्यंजन
प्लस एक स्वर, दो व्यंजन और एक स्वर के मेल से बनते हैं। अब देखो इसमें क्या है, अब हमें ये ढूंढना है किसमें दो व्यंजन एक स्वर है। इसमें ये दो है, ये दोनों व्यंजन क्या है, स्वर के साथ हैं व्यंजन, तो ये तो गड़बड़ हो गया ऑप्शन। का सा ये दोनों आधे आधे हैं तो स्वर है नहीं इसमें, चा सा से बनता नहीं, का सा आ, यानी ये व्यंजन और इसमें ये शामिल हुआ आ। या फिर इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, का हलन और ये सा पूरा। इस रूप में भी अगर ऑप्शन आए परीक्षा में तो आप जवाब लगाएंगे। अब ये चौथा ऑप्शन जो है हमारा सही हो गया। अगला है निम्नलिखित में से मूर्धन व्यंजन। मूर्धन व्यंजन की बात करें तो पहला जो कंठ है, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, यानी तीसरे वर्ग की बात हो रही है हमारे। किसकी बात हो रही है, तीसरे वर्ग की बात हो रही है। अब एक एक ऑप्शन पे विचार करेंगे, एक एक ऑप्शन पे। पहला देखें, जैसे कंठ की बात करें तो कंठ में का वर्ग है। अब का जो है वो कैसा कंठ है, लेकिन हमें ढूंढना कौन, मूर्धा। वा की बात करें तो पाफा बाभा मा, तो ये ओष्ठ वर्ण हो गया, ये भी गलत हो गया। जा है जो लास्ट वाला ऑप्शन है, इसको देखते हैं, चा छा जा, तो ये तालु से हो गया। तो ये डा जो है ये हमारा मूर्धन वर्ण हो गया। ये कैसा वर्ण हो गया, मूर्ध, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो गया। ऑप्शन सी क्या हो गया, सही जवाब हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 16 कि ऋ को क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे, व्यंजन कहेंगे या स्वर कहेंगे। देखेंगे प्रथम दृष्टया हमें सारी चीज़ें सही लगती हैं, क्योंकि ऋ जो है वो अक्षर भी है, वर्णमाला का हिस्सा भी है, पर व्यंजन तो नहीं है लेकिन स्वर है। तो बात करें तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम जवाब क्या देंगे। एक प्रश्न हमने लिया था जब प्रश्नों की श्रृंखला चल रही थी कि हिंदी की व्युत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत से हुई है कि अपभ्रंश से हुई है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे निकटतम जो जवाब होता है उसी जवाब को हम चयन करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, स्वर जो है सबसे निकटतम जवाब है। तो ऋ क्या है, एक स्वर है। अगला प्रश्न नंबर 17, किस विकल्प में सघोष व्यंजन नहीं है। अब देखो सघोष व्यंजन की बात करें तो सघोष व्यंजन के लिए अभी अभी हमने जो डिवीजन देखा उस पर फिर से एक नज़र डाल लेते हैं। सघोष व्यंजन में कौन कौन शामिल होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या रा लावा हा और सभी स्वर शामिल होते हैं। तो सघोष व्यंजन में कौन कौन होगा, देखो पहला है धा और ना, ता था द धा, धा और ना यानी चौथा और पांचवा वर्ण, चौथा और पांचवा वर्ण ये ऑप्शन सही हो गया। का और खा की बात करें, पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण आते हैं अघोष में, यानी यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सघोष व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये अघोष व्यंजन है इसलिए सघोष व्यंजन नहीं है। बाकी देखना चाहें अगर सी ऑप्शन है जा और झा, तो चा छा जा झा, यानी बात करें इसमें तीसरे चौथा वर्ण है तो तीसरा चौथा सघोष में आता है। बा और भा ये भी जो है पा फा वा भा, तीसरा चौथा ये भी आता है तो ये भी सघोष, तो ये ऑप्शन हमारा भी सही हो जाए। अगला देख लेते हैं, किस क्रम में विवृत स्वर है। तो विवृत स्वर में हमने आपको बताया था कि आ जो है वो कैसा है, विवृत स्वर होता है। आ अकेला क्या होता है, विवृत स्वर होता है। देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में है देवनागरी लिपि में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देवनागरी लिपि में मात्राओं की बात करें तो देवनागरी लिपि में स्वर तो 11 होते हैं, पर मात्राएं जो हैं कितनी होंगी, 10 होंगी। अब मात्राएं ये 10 क्यों होंगी, क्योंकि आपने पढ़ा है कि बचपन से पढ़ते आ रहा है छोटा का कुछ नहीं। अगला नंबर प्रश्न नंबर 20 जो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, देखते हैं निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन नहीं है। अब अल्प प्राण व्यंजन नहीं है तो अल्प प्राण और महाप्राण पे अगर चर्चा करें तो अल्प प्राण में 1 3 5 और यारा लावा और सभी स्वर होते हैं। तो सा 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 हा जो है वो किस में आएंगे, महाप्राण में, यानी पहला ऑप्शन जो है वही हमारा सही हो जाएगा। सा 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 जो है वो कैसे व्यंजन है, महाप्राण है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्प प्राण नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर ये वीडियो जो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कृपा करें। और अगर आप इन जो क्वेश्चंस हैं इनके PDF नोट्स प्राप्त करना चाहेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो पहले तो हम आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि फेसबुक पेज को आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी सूचना जो एग्ज़ाम रिलेटेड हैं वो इस फेसबुक पेज पर, और टेलीग्राम जो चैनल है उस पर स्टडी विद अवनीश सिंह को वहाँ ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल को,
t.study with अवनीश सिंह, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत सूचना मिल जाएंगी। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ आपको जहाँ सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी है, प्रत्येक अध्याय के पश्चात प्रश्नोत्तरी श्रृंखला, जैसे कि आप देख रहे हैं हिंदी की हमारी जो क्लासेस हो चुकी थी, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय को लेकर हुई थी, फिर स्वर को लेकर हुई थी, व्यंजन को लेकर हुई थी, उन्हीं पे प्रश्न श्रृंखला की 3 क्लासें हुई हैं। तो 3 प्रश्न श्रृंखला आपके लिए हाजिर हैं। तो उनके पीडीएफ नोट्स की बात करें, जो प्रश्न हुए हैं, तो पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रकार आपको इन 3 जगह आपको ज्वाइन करना है, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और यूट्यूब पर। ये 3 जगह आप ज्वाइन कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इसको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।